हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात के जो सिलसिला है उसका आगाज़ केपी से तो हो ही गया है। उसके बाद जो है अब अगले बरस जो अब सर पे ही खड़ा है, उसके पहले 6 माह में पंजाब और सिंध में भी इंतखाबात होंगे, लाइकली बलूचिस्तान में भी हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जब ये बल्दियाती इंतखाब हो रहा था तो उस वक्त रूलिंग पार्टी ने ये डिसाइड किया कि इसको गैर जमाती बुनियादों पर होना चाहिए, मगर जो मुखालिफ जमातें हैं वो पेशावर हाई कोर्ट गईं और उन्होंने ये फैसला दिया कि नहीं, ये जमाती बुनियादों पर ही होना चाहिए और यूँ वो हुआ। अब अगर सिंध के तरफ आएँ तो सिंध में गुज़िश्ता माह यानी 27 नवंबर को सिंध लोकल बॉडीज़ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसके तहत आइंदा के जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके बारे में जो पावर्स किसके पास होंगी, ज़ाहिर सिंध में आपको पता है खासा मसला पहले भी रहा है। तो वो जो एक्ट आया उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो एक सूबे की हुक्मरान जमात है उसने कोशिश की है कि इस बिल के थ्रू वो पावर्स भी अपने पास ले ले जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास थी या पहले जो है वो बल्दियाती इदारों के पास ही हुआ करती थी। मसलन सेहत और जो तालीम का शोबा है वो इसके तहत अपने पास रखने की जो है इंदिया दिया गया है। इंदिया क्या दिया गया है, तो कानून बन गया है। मैं अर्ज़ करूँ यहाँ रुक जाएँ, ये जो आप कह रहे हैं पावर्स वापस ले ली, 2001 में ये जो बल्दियात थी इनके पास ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, सेहत, तालीम, रेवेन्यू, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड होते थे शहरी हुकूमत के पास। 2013 में जो बल्दियाती बिल आया उसके तहत इसमें से 70% जो पावर्स हैं वो वापस ले ली गई और बाकी इस बिल के थ्रू, इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू। मसलन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अब कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वो ऑलरेडी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन चुकी है, जिस पर खासी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। बल्दियाती इंतखाबात का और बल्दियाती निज़ाम का मकसद ये होता है कि पावर्स को डिवॉल्व किया जाए, यानी निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए। मगर हमने देखा है कि कोशिश ज़रूर होती है कि पावर्स जिनके हाथ में हैं वो अपने हाथ में न सिर्फ रखना चाहते हैं बल्कि और ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं। सिंध की जब असेंबली ने ये बिल पास किया, अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया। जब ये बिल गवर्नर इमरान इस्माइल के पास गया, उन्होंने उस पर 9 एतराज़ात लगा करके वापस भेजा और जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये बिल जो है ये इससे पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है कि सूबाई हुकूमत के पास सारी पावर्स आ जाए। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जी कुछ जो अमेंडमेंट्स थी वो हम कंसिडर करना चाह रहे थे, मगर क्योंकि अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया तो लिहाजा वो कोई सिलसिला नहीं बना। अभी वो अपनी जगह मेरा ख्याल है कि अगर इसकी जो खुलासा पढ़ें तो ऑपोजिशन जो कह रही है उसमें कुछ वजन है, क्योंकि अगेन जैसे आपने अभी फरमाया मुबश्शिर के, मगर मकसद और अगर नहीं मकसद यही होता है कि आप डिवॉल्व करें लोकल लेवल तक। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये सेंट्रलाइजेशन है, बल्कि आप इसको शायद प्रोविंशलाइजेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, जब शोर मचा तो खुद बिलावल भुट्टो ने इतराफ़ किया कि शायद जल्दी में हमने पास किया है और फिर वो मुराद अली शाह हैं, उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। फिर उन्होंने 2-4 अमेंडमेंट्स वो भी ज़बानी अमेंडमेंट्स जो बिल पास हुआ, ये भी सुन लें, ये ज़बानी अमेंडमेंट्स हैं। अभी उन्होंने कहा है कि कमिट करेंगे। मसलन जो सबसे बड़ी एतराज़ है वो ये कि मेयर का जो इंतखाब होगा वो सीक्रेट बैलेट से होगा। उन्होंने कहा भाई यार मतलब इसमें क्या वो है, उसको तो वापस वापस ले रहे हैं क्योंकि बिल तो पास हो गया है। मतलब ये तो ऐसी कि टॉफी में आपको दे। याद आ रहा है वो दिन जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से 33 बिल कुछ ही घंटे में नेशनल असेंबली में पास हुए थे। ईवीएम मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वहाँ पीपल्स पार्टी ने इतना शोर मचाया था कि किस तरह ये आप बुलडोज कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये जो बिल है सिंध असेंबली में उसी माहौल में उसी सत्ता में पास। इससे आगे भी इससे आगे भी एक बात है कि यही है 18th अमेंडमेंट के सबसे बड़ी चैंपियन। और 18th अमेंडमेंट का मकसद क्या था कि आप वफाक से कुछ इख्तियारात लेकर सूबों को दे दें, लेकिन
जितने भी जो एक्चुअल माहिरीन है, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल माहिरीन है इन इश्यूज पर, वो कह कि जी जब तक वो पावर्स सूबे से फिर लोकल बॉडीज तक नहीं आए, आप इसको प्रॉपर्ली डिसेंट्रलाइजेशन और डिवोल्यूशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मेरे तक आ गया तो सही है सर, उससे आगे नहीं देना मैंने। फिर ये है कि आपने असेंबली में तो पेश कर दिया, लेकिन ये कोई मसला सिर्फ असेंबली का तो है नहीं। जाहिर है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ नीयत ये होनी चाहिए कि गली मोहल्ला आम आदमी उसकी वेलफेयर हो, बिल्कुल वेलफेयर हो, और उसको पहले उसका पहुँचे तो सही ना, पहुँचे तो सही कि क्या कर रहे, क्योंकि स्टेक तो इसमें शहरी का है ना, शहरी हुकूमतें, शहरी का स्टेक ही नहीं है। आपने वो ओवरऑल एक ढांचा तैयार कर लिया है और बाद में कह रहे हैं अच्छा मतलब दो मैं कम कर लूँ, दो ज़्यादा कर ले। तो बारह इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सहाफ़ी और तजज़िया बास मौजूद हैं, सीनियर चले जरूरी होता मज़हर भाई, आप हमें समझाएं कि ये जो बिल है, एक तो प्रॉपर कंसल्टेशन इसमें क्यों नहीं हुई, और दूसरा अब जो ये कह रहे हैं कि अच्छा ये वापस ले लेते हैं, ये इस पे बात कर लेते हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पीपल्स पार्टी जब कराची के हवाले से चीज़ें आती हैं तो इतना अपने आप को पॉलिटिकली इनसिक्योर क्यों समझने लगती है और इस तरह के इक़दाम करती है कि जिससे उनको सिर्फ नुकसान होता है, कभी भी फ़ायदा नहीं होता, सियासी फ़ायदा उनको नहीं होता। जबकि वो उनका एक हमेशा से वोट बैंक रहा है कराची में। 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि कराची में उनके डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं और 1 मरतबा तो मेयर मुंतखब होता रह गया था। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो ये जो इक़दाम किए हैं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के भी ख़िलाफ़ हैं और ये 18वीं तरमीम के भी ख़िलाफ़ हैं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर आप ले लें तो आप देख लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का सिंध में नहीं है। इसकी जब सवाल मैंने एक मरतबा मुराद अली शाह साहब से किया था तो मुझे जवाब ये मिला कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो कोई तीसरी जमात तो नहीं है, 2 ही जमातें हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये तो मैंने कहा ये मरकज़ में फिर कैसे है? पंजाब में जब मुस्लिम लीग नून की थी तो पीटीआई के महमूद रशीद थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। इसी तरह सेंटर में सिर्फ सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है अपोजिशन का क्यों नहीं होता? बिल्कुल इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में वो कर देते हैं। तो लगता ये है कि जब अपने ऊपर बात आती है तो वो अपने आप को वो पावर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स खुद रखना चाहते हैं। कोई एक जस्टिफिकेशन कराची बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की नहीं दी जा सकती। कोई तुक ही नहीं है कि आप कराची बिल्डिंग को सिंध गवर्नमेंट के अंडर ले लें। ये जो इक़दाम है ये इब्तिदा थी, ये इब्तिदा उस चीज़ की थी कि आप जाना ही नहीं चाहते पावरफुल लोकल बॉडीज़ की तरफ। यानी आप जब लोकल बॉडीज़ ख़त्म हुई थी सिंध के अंदर तो आप नए इंतखाबात फ़ौरन करा देते, आप दे देते पावर्स उनको। और ये बात भी हुई और विद इन पीपल्स पार्टी कुछ लोगों ने ये बात की कि जी हमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाना चाहिए, हमें जो है वो नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए, हम क्यों खामाखाई अपने ऊपर सारे इक़दाम लें। लेकिन जब ये बिल आया तो ऐसा लगा कि वो चीज़ें, यानी आप बस चला नहीं पा रहे, आप स्कूल और अस्पताल ले रहे हैं। सही बात। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो तो आप कर नहीं रहे और बाकी चीज़ें भी ले रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जी इधर काम नहीं होता, अस्पताल केएमसी के अस्पताल, ठीक है केएमसी के अस्पतालों में नहीं होता काम, ठीक है कि केएमसी के स्कूलों में काम नहीं होता, लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट में काम हो रहा है? तो चीज़ ये है कि अगर वहाँ काम नहीं हो रहा इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनकी पावर्स ले लें, आप दें और फिर उनको रिस्पॉन्सिबल करार दें कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के। देखिए 2 मेयर जो सबसे कामयाब मेयर कहे जाते हैं वो हैं मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान। क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि उस वक्त जो चेन ऑफ कमांड थी, कहीं भी वसाइल रुक नहीं रहे थे। मरकज़ में मुशर्रफ साहब थे, सूबे में कोलिशन गवर्नमेंट थी और शहरी हुकूमत थी। तो जो फाइनेंशियल जो मसाइल थे वो सब के सब डायरेक्टली आ रहे थे, कहीं रुकावट नहीं थी। अब इसको अगर आप कम कर दें और टोटल पावर्स, फाइनेंशियल पॉलिटिकल पावर सारी आप केएमसी को दे दें तो ये इशू रहे नहीं, जो भी मेयर आएगा वो कामयाब होगा। अच्छा, ये जो सवाल है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या आ गई है, सब कुछ हो गया है, 1 साल बाद कराची में इसका क्या असर होगा? वक्फे के बाद
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं सिंध के बदलते हुए बल्दियाती निज़ाम के बारे में और हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं। मज़हर भाई, एक सेकंड के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भूल जाते हैं, 18वीं तरमीम को भूल जाते हैं, डेवोल्यूशन के असूल को भी भूल जाते हैं। चलो, ये जो निज़ाम आ गया है, अमेंडमेंट्स होती हैं नहीं होती अल्लाह ही जानता है, इससे एक कराची शहर को क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब साल बाद, 2 साल बाद क्या हम कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ज़रा पहले तो ये सवाल करें कि क्या लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे सिंध में। चलो ये सवाल कर देते हैं। मुझे इसके इम्कानात कम लग रहे हैं। बिल्कुल। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी एक वजह तो ये कि अभी ये कंट्रोवर्सी चल रही है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें इसके ख़िलाफ़ हैं और अब एक प्रैक्टिकल मूवमेंट भी शुरू करने वाले हैं सारी जमातें मिलकर इसके ख़िलाफ़ या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी। दूसरा ये कि अभी डीलिमिटेशंस हो रही हैं। अब डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले आप कोई इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर ही नहीं सकते। उसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद अगर ये झगड़ा चलता रहा और मामला कोर्ट में गया तो खिंच जाएगा। उसके बाद इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी मरदमशुमारी। मरदमशुमारी के बाद दोबारा डीलिमिटेशंस। तो मुझे लग ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू ही अगले इलेक्शन तक जाएंगे और उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ होते नहीं होते। लेकिन हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, सिविलियन गवर्नमेंट का, अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर या डायरेक्टिव नहीं होती तो ये भी लोकल बॉडीज़ नहीं हो रहे होते। बात सही है आपकी। लेकिन एक एलर्जी है। मुझे इम्कानात कम लग रहे हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन के। लेकिन अगर ये हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो ये है कि किसी भी तरीके से अगर वो उनका मेयर वो किसी तरीके से मुंतखब करवा लेते हैं। अब वो कैसे कराएंगे मुझे तो मज़हर उसके लिए तो उन्होंने एक चीज़ रख दी है ना इस बिल में। अब मुझे नहीं पता ये चेंज होगी या नहीं कि द काउंसिल शैल इलेक्ट एनी पर्सन एज मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। यानी उससे पहले होता था एनी मेंबर ऑफ द हाउस। अब इन्होंने इस पे लिख दिया एनी पर्सन। तो नियत तो साफ जाहिर है ना। अच्छा, उसकी भी वो तौजी ये देते हैं कि जी पहले भी होता रहा है। लेकिन असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये कि वो बेसिकली उन्हें ये अंदाज़ा है कि कराची में उनका वोट बैंक लिमिटेड है। हालांकि अच्छा खासा वोट बैंक है लेकिन फिर भी उन्हें ये मुश्किल लग रहा है कि हम लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतते हैं। लिहाजा वो जो बेसिकली वो चाह रहे हैं वो ये कि जो जरदारी साहब का टारगेट है वो ये कि अगले इलेक्शंस में वो कम से कम कराची से 7-8 सीटें जीतें और ताकि उनका जो ओवरऑल गेम प्लान है वो उसमें कहीं ना कहीं एडिशन हो। वो सिंध में मैक्सिमम, क्योंकि सिंध ही उनके पास है, तो वो सिंध में इंक्लूडिंग अर्बन सिंध वो चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम सीट्स आएँ ताकि फिर कोई उनकी बारगेन वगैरह आगे चल के कोई बन सके। ये उनका वो है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम। मैं इसी पे आ रहा था ये वैक्यूम वाली बात पर ही कि बेहतर नहीं होता कि पीपल्स पार्टी के पास इस वैक्यूम में, क्योंकि हुकूमत है, आराम से वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते। आज आपने इस पे कॉलम भी लिखा है तो जी बहुत अपॉर्चुनिटी थी। देखिए, बिल्कुल पहली चीज़ ये कि अगर पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को उसकी स्पिरिट को सामने रखते हुए दे देती, कंप्लीट डेवोल्यूशन कर देती लोकल बॉडीज़ का, मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को नुकसान क्या होता? पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता बिल्कुल उनका उसमें। और ज़ाहिर है लोगों के एक मिडिल क्लास के अंदर भी उसका वो इमेज बनता। फिर ये कि वो जो ब्लेम गेम सारा पीपल्स पार्टी पे आता है कि जी वो शहरी इलाकों में कुछ नहीं करते, वो ब्लेम गेम भी ख़त्म, पीपल्स पार्टी से ख़त्म हो जाता। वो चीज़ नहीं हुई। फिर अगर फ़र्ज़ करें ये बिल में अब भी नज़र आ रहा है उन्हें कि वो बिल्कुल आइसोलेटेड खड़े हैं। क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर या बिलावल भुट्टो इनिशिएटिव लेते और दावत दें तमाम सियासी जमातों को, बुलाएं, बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करें, उसमें बैठ के नेगोशिएट करें। क्योंकि देखें सिर्फ MQM इसकी मुखालिफ नहीं है, सिर्फ PTI इसकी मुखालिफ नहीं है, PMLN भी इसकी मुखालिफ है, जमात इस्लामी भी इसकी मुखालिफ है, PSP भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, JUI भी है, मतलब सब है, जमात है जो इसके साथ खड़ी है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी अननेसेसरी अब कल हंगामे अगर हो गए, शोर शराबा हो गया, जलसे जुलूस हो गए,
और उसके बाद आपने ये सारी चीजें फिर की, कोई फायदा तो नहीं आप वो भी इनिशिएटिव लूज कर जाएंगे। बात सही है आपकी। और पता है इससे एक और भी मैं की बात में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि वही जो बात की थी ना वो बुलडोजिंग वाली शुरू में कि 33 बिल बुलडोज कर दी, और बिलावल भुट्टो ने बहुत इसकी तनकीद भी की थी और करनी भी चाहिए। तो अगर वो उस पर आप तनकीद कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं, तो इनफैक्ट एक वो, अब मुझे पता है कि हायर मॉरल ग्राउंड की कोई शायद इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक होती भी है, तो वो तो आप अचीव कर लेते ना मदर साहब। बिल्कुल कर लेते। देखिए एक ये मिडिल क्लास जो थी, जो वैक्यूम में मिडिल क्लास थी उर्दू स्पीकिंग, चाहे वो कुछ अपर क्लास भी ले लें, कुछ मिडिल क्लास भी लेंगे, ये और ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग वोटर, 2013 में ये टेंडेंसी डेवलप होनी शुरू हो गई थी कि ये उर्दू स्पीकिंग वोटर जो मिडिल क्लास का है ये जा रहा है टुवर्ड्स पीटीआई। 2013 में हमें नज़र आया कि वो 8 लाख वोट पीटीआई को जो पड़े हैं उनमें मेजॉरिटी ऐसे वोट्स हैं जिनका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग या पख्तून बेल्ट से, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी के वोट भी पीटीआई लेकर गई। उसको पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से विन ओवर नहीं कर सकी, उस वैक्यूम को फिल नहीं कर सकी, उन जगहों पे जाके वो काम नहीं कर सके उसमें, और उसकी वजह से अब वो वेट 2013 से 2018 तक, उसने 2018 के बाद अब वो जो वोटर है वो एक मरतबा फिर पीटीआई से भी डिसअपॉइंटेड है। लेकिन अगर पीटीआई देखें, पीटीआई कौन से इकदाम कर रही है, हो सकता है कि ग्रीन बस बिल्कुल ठीक है कि पीएमएलएन की शुरू की हुई थी, लेकिन पीटीआई ने उसको रोका नहीं, उसको ब्लॉक नहीं किया, उसे कंटिन्यू रखा। आज वो ग्रीन लाइन पे भी काम कर रहे हैं, वो रेड लाइन पे भी काम कर रहे हैं, वो ब्राउन लाइन भी एक आ रही है, ऑरेंज लाइन भी, ब्लू लाइन की वजह से ही डिले हुआ। ये डिले ही ब्लू लाइन की वजह से हुआ, क्योंकि ब्लू लाइन आनी थी सोराब रोड से, और वो जो मलिक रियाज साहब कहते हैं बैरियर टाउन वाले, वो कह रहे थे कि बैरियर टाउन से लेकर आए आप, वहाँ वो एक कंट्रोवर्सी बनी और ब्लू लाइन अबेंडेंट हो गई। वो प्रोजेक्ट अबेंडेंट हो गया क्योंकि बाकी लाइनों ने आना था नुमाइश तक और ब्लू लाइन ने जाना था टावर तक, तो अब वो मसला आ गया। अब वो नाले भी साफ कर रहे हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो अर्बन सेंटर, खासतौर पे कराची जैसे शहर को अट्रैक्ट करेंगी अगर नाले साफ हो गए। किसने नाले साफ किए, वो उसी तरफ देखेंगे कि भाई इन्होंने नाले तो साफ कर दिए, इन्होंने तो सड़कें तो कुशादा कर दी, इन्होंने सर्विस रोड्स तो ख़त्म कर दी, इन्होंने सर्कुलर रेलवे तो चला दी। तो मिडिल क्लास का जो इशू है वो यही इशू है इसमें कि कराची शहर को अब यही सारे काम पीपल्स पार्टी कर सकती थी। 13 साल से पीपल्स पार्टी है सिंध में, क्या ये काम नहीं शुरू किए जा सकते थे, जिनमें से 5 साल उनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी? बिल्कुल। तो क्या सर्कुलर रेलवे शुरू नहीं की जा सकती थी? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं की जा सकती थी? क्या सर्विसेज रोड क्लियर नहीं की जा सकती थी? ये वो इक़दाम हैं जिसमें इवन आपको केएमसी को टेक ओवर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप वैसे ही कर सकते थे और इससे आप एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। वो अपॉर्चुनिटी पीपल्स पार्टी ने मिस कर दी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कहा कि भाई चांस नहीं लेना, इसी तरह हम काबू कर लें तो वैक्यूम नजर आया तो उन्होंने कहा अच्छा यही टाइम है कि ये काम कर लो, ये काम कर दो ताकि कोई रादर के वैक्यूम फिल करें। तो एक तरह से पावर ग्रैब का भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, एंगेज करें स्टेक होल्डर्स को रखना या खुदा नहीं, बस खुदा। बहुत शुक्रिया मदर साहब। एक पॉइंट है, अभी हाल में ही हम खैबर पख्तूनख्वा की लोकल बॉडीज़ पर बात कर रहे थे और यकीनन पीटीआई को वहाँ पर एक धचका लगा है और पॉलिसीज़ पर भी तनकीद करते हैं और पॉलिसी की तनकीद बनती भी है, लेकिन कम से कम इतना तो क्रेडिट जाता है कि करवा लिए। जैसे अब अगर जैसे मजहर साहब कह रहे हैं और सेंस है इनकी बातों में कि भाई डिलिमिटेशन होनी है, फिर 2023 में इलेक्शन, फिर 2023 में इलेक्शन है। आप ये देखो कि तो पंजाब में भी कमोबेश यही खेल खेला जा रहा है जो सिंध में खेला जा रहा है। पंजाब वालों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइड करवाने हैं आपने, और उन्होंने तो वो सस्पेंड ही कर दिए थे। नून लीग का जो सारा था वो आपको पता है, वो एंड में आकर के बिल्कुल। तो ये जो सब चीज़ें गिरफ्त में लेने की जो टेंडेंसी है हमारी जमातों में, कम से कम वो जमहूरियत नहीं लगती। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अक्सर औकात जब मज़हब कार्ड खेला जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है
जिसका ताल्लुक़ या तो प्रॉपर्टी से होता है या किसी ज़ाती अनाज से होता है, मगर ये कार्ड इसीलिए खेला जाता है कि उस चीज़ को ओवरशैडो किया जाए। यहाँ हम बात कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर की। कल वो एक मकामी अदालत में गए, उनका ज़मीन का कोई झगड़ा चल रहा है और वो झगड़ा कुछ सियासी भी है, कुछ प्रॉपर्टी का भी है। वो ऐसे कि ये जो ज़मीन है ये जस्टिस एजाज़ अफजल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पानामा बेंच में भी बैठे हुए थे जिन्होंने फ़ैसला दिया, उनके भाई ने मुबैना तौर पर कुछ ज़मीन मानसहरा में कैप्टन सफदर के वालिद की उस पर कब्ज़ा किया है। ये केस है, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है और ये कंटेस्ट हो रहा था। तो जब वो बाहर आए केस के बाद बात करने के लिए, सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि भाई आप ये मसला वाकई कोई प्रॉपर्टी का है? तो उनका जवाब बड़ा अजीब सा था, मैं चाहता हूँ आप सुन लीजिए। देखिए जी, एजाज अफजल के साथ मुकदमा नहीं, अदावत है। अदावत ये है कि वो माजी में 73 के आइन के बागियों और ख़त्म नबूवत के मुनकरों का वकील रहा है और उसने 4 कादियानियों के केसेस लड़े हैं मानसरा में। उसका रिकॉर्ड पड़ा होगा। एक मिनट मुलज़म का होता है। मेरी बात मुकम्मल होने दे। आप मतीउल्लाह साहब, आप स्पीड ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं, पहली बात तो मुकम्मल होने दे। ये एक वजह दावत चली है लड़ने की बुनियाद पे मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आप मजहब का हथियार क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये मेरे पास इतने हथियार हैं कि वो कभी पेशावर हाई कोर्ट भाग रहा होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट भाग रहा होता है। मेरी वजह दावत में आपको बता रहा हूँ। ये एक रूहानियत का केस है, अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगा दी है। का केस है, इसमें रूहानियत कहाँ से आ गई? ना एजाज का ज़मीन के साथ ताल्लुक है, तो ना उसकी बीवी का, तो ना किसी और का। अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगा दी है। वैसे क्या बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अब जैसे कैप्टन साहब की तो ये पुरानी लाइन है, ठीक है, तो कोर्ट का केस हो या कोई किलिंग यार, ये हो बातें या मियां साहब भी तो सुनते होंगे। हाँ, मियां साहब भी सुनते होंगे। अब ये बातें कुछ नई हैं। आपको नहीं, याद ये होगा पुराना गुज़िश्ता हुकूमत में जब नवाज शरीफ ने फिज़िक्स सेंटर का नाम जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब किया था, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, उस वक्त भी इन्होंने असेंबली में उसकी मुखालफत की, नारे शारे भी लगाए। हाँ, नारे शारे भी लगाए थे अक्सर वो करके। तो फिर कायद आज़म के मज़ार पे जो वो तो अलग है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि दिलचस्प शख्सियत। नहीं, कायद आज़म के मज़ार को छोड़ें, ये वो हैं जो साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी के मज़ार पे न सिर्फ गए बल्कि अपना जो है वहाँ उन्होंने सिंपथीज और वो सारे अच्छा, अब बज़ाहिर इनकी जो ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है इसके बरक्स है। आई मीन जब नवाज शरीफ में वज़ीर आज़म थे तो उनके भी बयानात थे जब वो कत्ल गारत हुई थी इनकी इबादत गाह पर। अब सवाल पूछा जाता है अक्सर कि क्या आपने छूट दी हुई है या आपकी चलती नहीं है इन पर, या ये भी एक प्लान है कि मुझे पता है कि आपका रुझान एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और जाहिर है कि उनके बंदे भी कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, बिल्कुल एलियनेट तो नहीं करने, तो उनको दिखाने के लिए। और अगर आपको वाकई इनकी बातों पे कुछ सवालिया निशान लगता है कि यार ये नॉर्मल बातें नहीं है, तो फिर आप हर दफा टिकट दे देते हैं। ये भी है ना। तो पॉइंट इज कि उनके लिए डिस्प्ले आइटम ये है कि सर नहीं, हमारी दुकान में ये भी एक पीस पड़ा हुआ है, अगर आपको ये थान नहीं पसंद तो ये भी हमारे पास पॉलिएस्टर पड़ा हुआ है। तो ये एक तो ये है। अच्छा, अब हम हंस रहे हैं, लेकिन फ्रैंकली इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में हम सबको अच्छी तरह से पता है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं अपने जो ऑपोजिट वकील है या जो केस लड़ रहे हैं, एक तरह से ये एक FIR भी है। और ये वो वाली FIR है कि जिसका केस बहुत लंबा नहीं चलता। आप आसानी अच्छे से समझ रहे हैं कि मेरा क्या इसमें मतलब है। लेकिन दलील इनकी कमाल थी। दलील तो इनकी कमाल है, बंदा भी कमाल है। ज़रार ये तुम्हारी शर्ट जो है ना, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है। हाँ। तो जवाब में आप ये कहते हैं कि यार तुम्हारे बाल जो हैं तुम कब से उड़ने शुरू हो गए। अगर बाल उड़ने पर लोगों को कत्ल करना किया जाता तो फिर ये लॉजिक अप्लाई हो रही है। लेकिन नहीं, इससे भी बहुत आगे है ना बॉस। ये एक तरह से इंसाइटमेंट टू मर्डर भी है इस मुल्क में, और हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर ये जमात ना होती तो फिर आप कौन सी जमात को टारगेट करते इस तरह का कार्ड प्ले करने के लिए।
ये भी तो एक सवाल बनता है ना, क्योंकि जो भी बुराई है या जो भी केस है आप कहीं ना कहीं से यही एंगल निकाल आते हैं ना कि यार इनका तो ये है तो इनको। अच्छा, जब साफ़ी मतीउल्लाह जान और क़य्यूम सिद्दीकी इन्होंने चैलेंज किया ना तो वो रूहानियत की तरफ आगे किया। तो सवाल ये है कि भाई मुलजिम का वकील है, अब वकील जो है वो जाहिर है वो किसी का भी केस लड़ते हैं और वकील होना भी उसके ज़ुमरे में आ गया। हाँ, ताहीन के ज़ुमरे में आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, देखो इट्स फनी अंटिल यू थिंक अबाउट इट, देन इट्स नॉट फनी। सही बात, ये मसला। और वकील इस इल्ज़ाम के तहत जो है, मतलब जुनैद हफीज़ के वकील जो है तो उनको कत्ल हुए, राशिद रहमान और बहुत से लोग हैं ऑलरेडी। तो खुदारा ये मत करें, ये रुकने नहीं वाले। हाँ, अगेन क्योंकि हमारी दुकान में ये पीस मुबश्शिर साहब, ये मुझे बड़ी क्यूट नहीं कहना तो पड़ता है ना, तो क्या करेंगे कि बिस्मिल्लाह करें और क्या हो गया है यार, इतना तो कहना पड़ता है ना। वक्फा ले ले। उमूमन शादियां याद रह जाती हैं, तलाक़ें बहुत कम याद रहती हैं, लेकिन अब मैं तज़किरा करूंगा एक ऐसी तलाक़ का जो शादी से ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और दुबई के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उनको ख्याल भी नहीं होगा कि जब वो उर्दन के शाह हुसैन की साहबजादी शहज़ादी हया बिनतुल हुसैन से शादी कर रहे थे चंद साल पहले, तो वो इतनी मशहूर नहीं हुई थी जितनी कल इनकी तलाक़ मशहूर हो गई। वो इसलिए हुई कि बरतानिया में जो फैमिली कोर्ट थी लंदन की, उसने फ़ैसला सुनाया और ऐसा इतना बड़ा हर्जाना इस तलाक़ का है कि जो बरतानिया में की तारीख़ में सबसे बड़ा कहा जा रहा है। यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम को 554 मिलियन पाउंड यानी 734 मिलियन डॉलर वो अदा करने पड़ेंगे अपनी साबिक़ा बीवी और उनकी 2 बच्चों के लिए। ये इनकी शेख साहब की 6ठी शादी थी। फैसले के मुताबिक पहले जो 3 माह हैं उसमें 251 मिलियन पाउंड देने पड़ेंगे सिक्योरिटी के अखराजात की मद में और कपड़ों की मद में और जेवरात की मद में। जब तक दोनों बच्चे ज़ेर तालीम हैं सालाना 11 मिलियन पाउंड उनके तालीमी अखराजात के लिए अदा करने होंगे और इसके लिए 290 मिलियन पाउंड की बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी। अदालत को ख़दशा है कि कहीं ये इनकार ना कर दें इस तरह के अखराजात अदा करने से। और तालीम जब मुकम्मल हो जाएगी बच्चों की तो उसके बाद उनकी जो सिक्योरिटी होगी 24 आवर्स की, उसके लिए रकम देनी होगी। शेख राशिद अल मकतूम ने साबिक़ बीवी और वकला की टीम के फ़ोन हैक करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन अदालत ने फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें इसका। और ये जो फैसला है ये वो इसका था जब इनके केस चल रहा था ना, उसके दौरान ना सिर्फ वो 2 हया साहिबा के जो वकील हैं उनके भी फ़ोन हैक किए थे। और कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था? इजरायली NSO का पेगासस। अच्छा, इस फैसले के मुताबिक 5 मिलियन पाउंड साल में 9 हफ्ते की छुट्टियों के लिए दिए जाएंगे और ताकि एक प्राइवेट जेट जो है वो किराए पे लिया जा सके छुट्टियों के लिए। अच्छा, 3 लाख पाउंड सालाना घोड़ों, पोनीज़ और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल के लिए दिए जाएंगे, इसलिए कि बच्चे जो हैं पेट्रोल महंगा हो गया उसके आदी हैं, उसके बगैर वो नहीं रहते। अदालत में बताया गया कि 2019 में अलहदगी से पहले शेख मोहम्मद घरेलू अखराजात के लिए शहज़ादी हया को 83 मिलियन पाउंड सालाना फराहम करते थे, जबकि 9 मिलियन पाउंड मुतफर्रिक अखराजात के लिए अलग से दिए जाते थे। 2 बच्चे हैं, 14 साला हलीबा और 9 साला जैद, उनको 10 मिलियन पाउंड सालाना जेब खर्च वगैरह के लिए मिला करते थे। इतना तो निकल ही उन्हें जाता है। जो वालिद साहब हैं उनका जो जहाज़ों का फ्लीट है बशमूल 747 उस तक रसाई थी। 400 मिलियन डॉलर की जो एक सुपर याट है उस वो जब चाहे निकाल के जा सकते थे और हेलीकॉप्टर्स का जो फ्लीट है वो भी उनके पास था। अच्छा, कुछ स्ट्रॉबेरीज का भी मैं सुन रहा था। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ शहज़ादी है और दोनों बच्चों के लिए 80 खादिम और खादमाएँ फुल टाइम रखे गए थे। और अदालत को यह भी बताया गया कि अखराजात जो हैं, चूँकि लेवल उसका क्या कहने आसमान तक था,
मौसम गर्मा की छुट्टियों के दौरान शाही जोड़े ने एक बार सिर्फ स्ट्रॉबेरीज जो हैं उन पर 2 मिलियन पाउंड खर्च किए। अब ये 2 मिलियन पाउंड की स्ट्रॉबेरीज खाई या बांटी या क्या किया, इसकी तफसील या उसमें से घर बनाया। अच्छा, फिर हया ने 74 मिलियन पाउंड के कीमती कपड़ों और 20 मिलियन पाउंड मालियत के जेवरात की वापसी का मुतालबा किया, जो तलाक से ज़रा पहले उनके वॉलेट से गायब हो गए थे, मगर अदालत ने शहजादी का मुतालबा तस्लीम नहीं किया है। ये जो सब कुछ है ना, हाँ, ये मतलब बहुत लंबे नोट है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये दुनिया के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्सेस। अच्छा, वो चूंकि वो पिस्तौल भी सर पे है प्रोड्यूसर का, कंक्लूड में कर लो। चले कर लें यार, थैंक यू। वकला जो हैं शहजादी हया के, उन्होंने बड़ी कमाल बात, उन्होंने कहा जी हम ये जो अखराजात हैं ना, ये इसलिए क्लेम कर रहे हैं ताकि शहजादी और उनके 2 बच्चे बरतानिया में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। अब मैं ख्याल अब शो ख़त्म ही कर दूँ इस पॉइंट को। कुछ कहना है नॉर्मल नहीं, ज़िंदगी? कुछ नहीं कहना, आपने रोक दिया। शो ख़त्म कर दें भाई, इसके बाद इतने मिलियन पाउंड के बाद मैं छलांग मारने जा क्या रहा हूं बात की बिल्डिंग से। खुदा। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।